सामने आए हैं। आपको ये भी बता दें कि सितंबर से अब तक कई लोगों की फीवर से मौत भी हुई है। डेंगू का कहर यूपी में लगातार देखने को मिल रहा था, जिसके बाद अब नए केस सामने आने लग गए हैं, जहां पर आपको बता दें कि 62 नए केस सामने आए हैं, जिसमें से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। पहले भी अस्पतालों में भीड़ देखने को मिल रही थी डेंगू की वजह से। बता दें कि जिले में 8 नए डेंगू के मरीज सामने आए। पूरे जिले में 162 लोगों में पाए गए डेंगू के लक्षण, ऐसा जानकारी सामने आ रही है। चार 421 नए वायरल फीवर के मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि जौनपुर में है डेंगू का जो कहर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसके लिए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया था पहले, फिर से इसमें कहर देखने को मिल रहा है और डेंगू की वजह से अस्पतालों में भीड़ भी नजर आ रही है, जहां पर कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ सकती हैं, क्योंकि ज्यादा भीड़ होने के कारण वहां पर लोग ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, जिसके कारण कोरोना कोविड जो उसके नियमों की भी पालना नहीं हो रही है और 162 लोगों में उसके डेंगू के लक्षण पाए गए। 88 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। डेंगू से 88 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल आपको जानकारी पहुंचा दें कि 421 नए वायरल फीवर के मरीज सामने आए हैं। जौनपुर में डेंगू का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2 सितंबर से अब तक 19,000 कई लाख मरीज भी हैं वो भी मिल चुके हैं और जौनपुर में डेंगू वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 22वें संस्करण को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने विचार साझा करने का आह्वान भी कर दिया है। आमतौर पर यह कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है, लेकिन इस बार ये चौथे रविवार को होगा, जबकि अंतिम रविवार 31 अक्टूबर को है। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को उसमें ट्वीट कर ये जानकारी दी है। लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव और विचार भी मांगे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, इस महीने मन की बात कार्यक्रम 24 तारीख को होगा। मैं आप सभी को इस महीने के एपिसोड के लिए अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है। अब तक देश में 100 करोड़ से ज्यादा डोज दे दी गई है और इस लक्ष्य को हासिल करके देश ने इतिहास रच दिया है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर बात कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि 100 करोड़ डोज देने की इस उपलब्धि को लेकर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था। पीएम ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज केवल एक आंकड़ा ही नहीं, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। IOCL के अनुसार देश की राजधानी में आज पेट्रोल 35 पैसे चढ़कर 107 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जो शनिवार को 107.24 रुपए था। वहीं डीजल 95.87 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 96 रुपए 32 पैसे लीटर हो गया है। राजधानी में पेट्रोल डीजल के दाम इस सप्ताह करीब करीब रोज बढ़े हैं। एक तरफ जहां त्योहारों के सीजन की शुरुआत के साथ ही हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन सब के महंगे हो जाने से ट्रांसपोर्टेशन के महंगा हो रहा है और जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता दिख रहा है। दिल्ली के अलावा कई राज्य हैं जहां पर पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है और राजधानी के अलावा मुंबई में भी पेट्रोल की कीमत 113.12 रुपए, डीजल के दाम जो है उसमें 104 रुपए प्रति लीटर है और चेन्नई में अगर बात की जाए तो वहां पर भी पेट्रोल 104.22 रुपए लीटर है तो डीजल 100.25 रुपए लीटर है। कोलकाता में भी पेट्रोल का दाम 107.78 रुपए जबकि डीजल 99.08 रुपए लीटर है। बता दें कि साल 2020 में
कई महीने से लेकर अब तक देश में पेट्रोल की कीमतों में करीब 36 रुपये प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला है। वहीं इन 18 महीनों में डीजल की कीमतों में 26.98 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी अभी तक तेज हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि हो भी क्यों ना, क्योंकि वे 8वें दीपोत्सव का ही भव्य बनाने के लिए योगी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। सरकारी तंत्र सक्रिय हो गए हैं। फिलहाल बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इस बार 7,50,000 दीपक राम की पेड़ी पर ही जलेंगे, तो 1.5 लाख दीपक अयोध्या के सभी प्राचीन मंदिर और कुंडों की शोभा बढ़ाएंगे। शनिवार को जिला प्रशासन ने अयोध्या के सम्मानित संत समाज के साथ दीपोत्सव का भी तैयारी कर ली है और इसके लिए बैठक भी की गई है। इस बार का जो दीपोत्सव है उसको 5 दिवसीय होगा और प्रथम दिन का नवंबर को रामायण कॉन्क्लेव का समापन अयोध्या में होगा और 2 नवंबर को विदेशी मेहमान अयोध्या में मौजूद रहेंगे जो टूर एंड ट्रैवलर्स का रहेंगे और 3 नवंबर को सभी मुख्य कार्यक्रम रहेंगे। दीपोत्सव को 3 नवंबर को ही आयोजित किया जा सकेगा और इसके साथ ही महाविद्यालय से शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। भगवान राम का राज्याभिषेक होगा और सूर्य जी की भव्य आरती भी होगी। राम की पेड़ी के तट पर 7.50 लाख दीपक जलाकर कीर्तिमान स्थापित करने का भी प्रयास किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि 4 नवंबर को लेजर शो और लाइटिंग बरकरार होगी जो 5 नवंबर तक रहेगी। दीपोत्सव में को लेकर संत और समाज में भी सुझाव मांगे गए हैं। हर साल की तरह संपूर्ण अयोध्या एक साथ उत्सव मनाए, ये मुख्यमंत्री की मंशा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अगर मानी जाए तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि दीपोत्सव और मेले को लेकर सिविल पुलिस, पीएससी और स्पेशल पुलिस एजेंसी, जेल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था रहेगी और ट्रैफिक रूट भी डिटर्मिनेशन और सुरक्षा व्यवस्था के लोगों को सुगमता और पूर्वक आने जाने की सुरक्षा प्रदान करेगा। इस पर भी मंथन होगा। प्रशासन शांतिपूर्ण वातावरण में भी इस त्योहार को संपन्न कराए जाने के लिए मुस्तैद रहेगा। कश्मीर में हालांकि दिनों में ही आतंकी गतिविधियों में इजाफा हो गया है। इस बीच अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यानी शनिवार को सुरक्षा एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि राजभवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान गृह मंत्री को केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने और सुरक्षा बलों को घुसपैठ रोधी उपायों की जानकारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि बैठक में उपराज्यपाल और सेना, केंद्रीय और सीआरपीएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों सहित नागरिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे अमित शाह ने यहां बैठक के बाद युवा क्लब के सदस्यों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो उसका वाहन युवक होना चाहिए और इसके युवा होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में नए कश्मीर की रचना की शुरुआत कर दी है और कश्मीर से पत्थरबाजी और आतंकवाद की खबरें आती हैं, लेकिन आज का युवा रोजगार की बात कर रहा है। शाह ने यह भी कहा कि युवाओं को रोजगार की चिंता है तो कश्मीर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि 4500 युवा क्लब बने हैं और जिसमें से 4200 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का विकास होता है, खेल का विकास होता है। युवाओं के लिए खेल बहुत जरूरी है और खेल सिखाता है और जीत हार भी। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचने के बाद वो सीधे इस साल आतंकवादियों के हमले में शहीद एक पुलिस अधिकारी के परिजनों से भी मिलने पहुंचे। बाद में उन्होंने घाटी में सुरक्षा की स्थिति की बैठक समीक्षा भी की है और इसके साथ ही शाह ने ऐसे समय में श्रीनगर पहुंचे जब घाटी में कई जगह भारी बारिश और हिमपात हुआ है। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि अगर मौसम ठीक रहा तो वो आज रविवार के दिन जनसभा को संबोधित भी करेंगे और श्रीनगर वापस लौट जाएंगे। सपा और
बसपा के बाद अब कांग्रेस ने भी आज से अपनी चुनावी रथ यात्रा उत्तर प्रदेश की यात्रा को रवाना कर दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने बाराबंकी से पार्टी की प्रतिज्ञा यात्रा को शुरू किया है। बस को देखते हुए झंडी दिखाने के पहले प्रियंका ने उन 7 प्रतिज्ञाओं को भी सबके सामने रखा जिन्हें लेकर वो जन जन तक पहुंची थी। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने आज अवध और बुलंदखंड के बाराबंकी, पश्चिम क्षेत्र के सहारनपुर और पूर्वांचल के लिए वाराणसी से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की है। प्रियंका गांधी लखनऊ से बाराबंकी के हरक पहुंचने से पहले ही अचानक रास्ते में एक गांव में भी रुक गई। वहां खेत में धान काट रही महिलाओं के बीच पहुंची, उनसे बातचीत भी की। प्रियंका ने उन महिलाओं से किसानों, महिलाओं और आगामी चुनाव के मुद्दे पर भी बात की है। आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं से लखीमपुर का जिक्र कर रही कहा कि उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि किसानों को कुचला जा रहा है। वहीं महिलाओं से कहा उन्होंने कि आगामी चुनाव में हिस्सा लें और अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो पार्टी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि हारने से ना डरें, इस बार हारेंगे तो अगली बार जरूर जीत जाएंगे। इसके बाद प्रियंका हरख पहुंची और प्रतिज्ञा यात्रा को ही रवाना किया। यात्रा रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी ने 7 प्रतिज्ञा बताई हैं। प्रियंका ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर पार्टी महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग स्मार्टफोन और स्कूटी को चुनावी लॉलीपॉप कहते हैं वो समझ लें कि ये जरूरत है। प्रियंका ने कहा कि किसान परेशान हैं, पहले भी कांग्रेस ने किसानों का बहुत पाकिस्तान के खिलाफ एक हाई प्रोफाइल मुकाबले से वर्ल्ड कप में अपना अभियान शुरू करेगी। शाम 7:30 बजे से ही दुबई के, आपको बता दें, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ही भारत और पाकिस्तान के बीच हाई प्रोफाइल मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें ग्रुप बी में हैं और भारत आज तक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान से कभी नहीं हारा है। आज के मैच में भारत पर यह रिकॉर्ड बचाने का भी दबाव होगा और इसके साथ ही भारत की तरफ से खेल रही टीम के संयोजक से बात करें तो कागज पर भारतीय बेहद संतुलित दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही टीम में 5 बल्लेबाज और विकेट कीपर, 3 ऑलराउंडर, 3 स्किप्ड और तेज गेंदबाज मौजूद रहेंगे। मुकाबले से पहले ही विराट कोहली ने यह कहा है कि हम अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने किसानों में, आपको बता दें कि कप्तानों में भी भारत ने 2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को खिताबी जीत का इंतजार है। वर्ल्ड कप के मुकाबले में अगर शुरू से पहले ही भारतीय कप्तान विराट कोहली ने स्पष्ट कर दिया है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल भारत के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। हालांकि टीम के पास ईशान किशन के रूप में ही विकल्प मौजूद होगा। किशन को इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में मौका भी मिला था। भारतीय कप्तान विराट कोहली को T20 क्रिकेट का रन मशीन माना जाता है और 2014 और 2016 के वर्ल्ड T20 में मैन ऑफ द मैच सीरीज का खिताब विराट कोहली को ही मिला था। T20 क्रिकेट में विराट कोहली लंबे समय से तक दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में रहे हैं और हालांकि इन दिनों विश्व रैंकिंग में वे 4थे पायदान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 रोधी टीके बनाने वाली 7 भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में सीरम और कई प्रमुख आधार पूनावाला भी मौजूद रहे हैं। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और एमओएस स्वास्थ्य भारती प्रवीण कुमार पवार भी शामिल हुए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री कि ये बैठक ऐसे मौके पर हुई है जब देश के कोरोना टीकाकरण में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत पहला ऐसे देश बना है जिसने लोगों को कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ खुराक से ज्यादा लगाई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला के साथ भी वैक्सीन पर चर्चा की है। जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान टीकों को लेकर शोध सहित कई मुद्दों पर चर्चा की है।
प्रधानमंत्री से इस मुलाकात में भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डीज जेनोलेरा और बायोफॉर्म और पैनेसिया बायोटेक के प्रतिनिधि मौजूद थे। और स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक टीकों की 101.30 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मुख्य आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को डेंगू हो गया है। डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जांच कमेटी पुलिस कस्टडी रिमांड से आशीष मिश्रा को वापस जेल भेज दिया है और आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल में बंद है। जिला अदालत ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत 4 आरोपियों को शुक्रवार को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। सभी की हिरासत आज शाम 5 बजे खत्म होगी। आशीष को पिछली 9 अक्टूबर को ही गिरफ्तार किया गया था। लखीमपुर खीरी जिले के टिकुनिया इलाके में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अब तक केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको ये भी बता दें कि किसानों का एक समूह यूपी प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था। तभी लखीमपुर खीरी में एक कार ने 4 किसानों को कुचल दिया। इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई है। किसानों का आरोप है कि प्रदर्शनकारी किसानों पर आशीष मिश्रा ने ही गाड़ी चढ़ाई थी। देश में आज करवा चौथ का पावन पर्व मनाया जा रहा है। पति की लंबी उम्र के लिए हर सुहागिन करवा चौथ के दिन व्रत रखती है और करवा चौथ विवाहित महिलाओं के लिए सबसे बड़े दिनों में से एक है और पूरे भारत में आज ये दिन बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। करवा चौथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े ही श्रद्धा भाव से पूरा किया जाता है। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया था और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने ये वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हो गई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों की मेहंदी ज्यादा गहरी रचती है उसे अपने पति और ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य भी दर्शाती है। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान का सुख प्राप्त होता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्म पर एक कथा का उल्लेख मिलता है।
भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की एक कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन समेत 5 पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की। करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। यथास्थिति अनुपलब्धता में मिट्टी के करवे से भी पूजा का विधान है। ग्रामीण अंचल में ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के दौरान ही सजे धजे करवे की टोटी से ही जाड़ा निकलता है। करवा चौथ के बाद पहले तो रातों में धीरे धीरे वातावरण में ठंड बढ़ जाती है और दीपावली आते आते दिन में भी ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। व्रत रखने वाली स्त्री सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान और संध्या आरती करके आचमन के बाद संकल्प लेकर ये कहे कि मैं अपने सौभाग्य और पुत्र पौत्रादि तथा निश्चित संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। ये व्रत निराहार ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में करना अधिक फलदायी माना जाता है। चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गौरा की मूर्तियों की पूजा षोडशोपचार विधि से विधिवत करके एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे कि सिंदूर, चूड़ियाँ, शीशा, कंघी, रिबन और रुपया रखकर किसी बड़ी सुहागन स्त्री अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट करना चाहिए। शाम होते ही शाम की बेला पर पुरोहित से कथा सुने, दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ्य दिया जाता है। आरती उतारी जाती है और अपने पति का दर्शन करते हुए पूजा करें। इससे पति की उम्र लंबी होती है और तत्पश्चात पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़े। जब चंद्रमा निकलता है तो सभी विवाहित स्त्रियां चांद को देखती हैं और सारी रस्में पूरी करती हैं। पूजा करने के बाद वो अपना व्रत खोलती हैं और जीवन के हर मोड़ पर अपने पति का साथ देने का वादा करती है। चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव, देवी पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। माना यह जाता है कि अगर इन सभी की पूजा की जाए तो माता पार्वती के आशीर्वाद से जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। इस बार करवा चौथ का दिन और करवा चौथ का व्रत और पूजन बहुत ही विशेष है। ज्योतिषों के मुताबिक इस बार 70 साल बाद करवा चौथ पर ऐसा योग बन रहा है। इस बार रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग एक साथ आ रहा है। ज्योतिष के मुताबिक ये योग करवा चौथ को और अधिक मंगलकारी बना रहा है। इससे पूजन का फल हजारों गुना अधिक हो जाएगा। करवा चौथ कथा का सार ये है कि शाकप्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम अनुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उसे भूख नहीं सही गई और वो व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर सा प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम ये हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को ये व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज़। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।